मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के आने वाले मेंस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये एसे है। एसे विद मॉडल एसे, मतलब एसे के साथ इसका मॉडल पूरा जो है कि कैसे जो है इस निबंध को लिखना है। तो टॉपिक्स भी दे रहे हैं हम आपको, लिख के भी दिखा रहे हैं। इसकी पूरी सीरीज है ये। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके। अब देखिए, यूपी पीसीएस मेंस होता है 1500 नंबर का, 1200 नंबर का जीएस, 1200 नंबर 150 नंबर का हिंदी और 150 नंबर का होता है मेंस का एसे यानी निबंध। 3 सेक्शन होते हैं निबंध के पेपर में। हर सेक्शन में 3-3 पार्ट होते हैं और हर सेक्शन से एक एक निबंध चूज करके आपको लिखना होता है। तो टोटल मिला के 3 आपको निबंध लिखने हैं पेपर में। 3 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें टारगेट रखें कि कम से कम 100 के आसपास आपके निबंध में नंबर आने ही चाहिए, नहीं तो रैंक काफी ऊपर नीचे हो सकती है। और यह बिल्कुल किया जा सकता है अगर आपने एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करी हो। देखिए, मेंस के एग्जाम से पहले आप कम से कम हर सेक्शन के जो जो टॉपिक्स हैं उसके 2-2, 3-3, 4-4 निबंध लिख के ही जाएं, अदरवाइज वहां पे नहीं चलता है। कीवर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, कहां से इंट्रो चालू करें, कहां बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन कहां से दें, कौन सा फैक्ट कहां डालें, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। इसीलिए एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। मेंस का एक्चुअली जो 1500 नंबर है ना भाई, उसमें एक एक नंबर जरूरी है। तो चाहे वो एसे हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, एसे वाले में भाई 100 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करके ही जाइए। मेंस के एसे का इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस हमारा जो है ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है पूरा। हर एक सेक्शन में जो 3-3 पार्ट है ना, तो यानी कि टोटल मिला के 9 टाइप के एसे पेपर में आते हैं, जिसमें से 3 आपको करने पड़ते हैं। तो इन 9 टाइप के हम 4-4 एसे, जो जिस तरह के निबंध पूछे गए हैं अभी तक यूपीपीएससी आयोग ने यूपीपीसीएस एग्जाम में, उस तरह के निबंध मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्लस उसको करंट से लिंक करके, जो लेटेस्ट स्कीम है उन सब से लिंक करके हम 36 ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंटेंसिव प्रैक्टिस इसमें चल रही है हमारे ऐसे राइटिंग वाले ग्रुप में। ठीक है, हर जो टाइप है उसके 4-4 ऐसे विद मॉडल ऐसे आप उसको लिख के दोगे, फिर उसकी चेकिंग करी जाएगी, जो है पूरा फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके एसे में आराम से 100 के आसपास नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पहले कर चुके हैं। यूपी पीसीएस में आज से नहीं, 9-9.5 साल से हैं। और यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस हो, चाहे इंटरव्यू तक, फाइनल सिलेक्शन तक की बात करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पिछले 9.5 साल से, 9 साल से अब माने कि भाई सबसे ज्यादा, चाहे प्री का रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, सबसे ज्यादा यूपी पीसीएस के सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ठीक है, तो ऐसे को इस तरह से करें आप, है ना। और बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी इस तरह से करके एसडीएम, डीएसपी और विभिन्न पोस्ट पे जो है बन चुके हैं, सिलेक्टेड है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के। आपने जो है वीडियोस, इंटरव्यू वगैरह बहुत देखे होंगे। ठीक है, बाकी कोई फीडबैक, कमेंट, कोई सजेशन, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज लिख के बताएं। मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे हैं ये भाई, थोड़ा लाइक वगैरह शेयर करिए तो थोड़े और आपको दिए जाएं। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा लेखन अभ्यास आपने जारी किया होगा अपना। निबंध का अभ्यास हम यहाँ से कर रहे थे और जो अति संभावित विषय हैं उन्हीं पर चर्चा हो रही थी। यह निबंध का हमारा 11वां शीर्षक है और आइए इसे देखते हैं। तो विषय है हमारा भारतीय कृषि परंपरा से आधुनिकता की ओर। भारतीय कृषि और कैसी परंपरागत तरीके से आधुनिक जो स्वरूप है कृषि का, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो उसमें जो वो संक्रमण का दौर है, असल में हमें उसी निबंध पर, मतलब उसी विषय पर निबंध की चर्चा शुरू करनी है। शीर्षक आपको दे दिया है। शीर्षक जब आपके सामने हो तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए ड्राफ्ट बनाने का, यानी प्रारूप तैयार करने का। और प्रारूप इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है ताकि आप दिशा भ्रमित न हो, आपका निबंध जो है वो कहीं से भी बहके न। क्योंकि 700 शब्दों का जो निबंध है, इसमें बहुत ज्यादा लिखने की गुंजाइश तो आपके पास नहीं है। हर चीज में बहुत नपा तुला लिखना होता है। तो जब आप ड्राफ्ट बना लेते हैं तो आपको ये आभास हो जाता है कि एक बिंदु आपने तय किया कि इस पर लिखा जाएगा। ड्राफ्ट में क्या करते हैं, बिंदुवार हम जो कोड है उनको बना लेते हैं कि इस विषय पर लिखेंगे, इस पर लिखेंगे, इस पर लिखेंगे, ऐसे, है ना। तो आप एक बना लेते हैं, तो आपको जब लिखने का क्रम शुरू किया जाता है, मतलब आपके द्वारा शुरू किया जाता है, तो उसमें आप उस पैराग्राफ को पूरा करते हैं, आपको झट से याद आता है कि अगला पॉइंट अब जोड़ना है।
उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा है, तो कुछ भी छूटता नहीं है और किसी भी चीज में आप ज्यादा नहीं लिखते हैं, उतना ही लिखते हैं जितनी की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम प्रारूप तैयार करेंगे और प्रारूप का अंग क्या होना चाहिए, पहली चीज तो भारतीय कृषि की इंट्रोडक्शन दीजिए, भारतीय कृषि असल में क्या है इसको बताइए, भारतीय कृषि का परिचय दीजिए, भारतीय कृषि के महत्व को बताइए, भारतीय कृषि के महत्व को बताइए। और महत्व निश्चित तौर पर उसको कहीं से भी प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, तो भारतीय कृषि का महत्व। उसके साथ साथ आप इसमें यह बताइए कि हरित क्रांति क्या करती है, हरित क्रांति की जो भूमिका है उसको दिखाइए। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो 2-2 बार आई और उससे क्या प्रभाव पड़ा कृषि पर और कितना असर या कितना फायदा किसानों को हुआ, तो हरित क्रांति का फायदा या हरित क्रांति की भूमिका ये आप दिखाइए। ठीक है, हरित क्रांति की भूमिका को दिखाइए। उसके साथ साथ आप ये दिखाइए कि चुनौतियां भी हैं, ये सब तो है ही है, हमने प्रयास किए, हमने अच्छे प्रयास किए, लेकिन चुनौतियां भी हैं, चुनौतियां भी हैं। कृषि के सामने उपलब्धियां कम है, चुनौतियां ज्यादा है, भारतीय कृषि की स्थिति यही है। अगर उपलब्धियां ही ज्यादा होती तो निश्चित तौर पर हम तरक्की कर रहे होते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। उसके अलावा आप ये बताइए कि चुनौतियों का समाधान क्या है, मतलब चुनौतियों को किस तरह से निपटाया जा सकता है, तो समाधान की चर्चा करिए, समाधान क्या है। ठीक है, समाधान क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ हम ये बताएंगे, अब समाधान आपको निकालना है और वास्तव में ये जो समाधान क्या है ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका उपसंहार होगा, समाधान परक आपको उपसंहार करना होगा। ठीक है, उपसंहार इसे आप देखें, इसमें आप किसी भी समस्या का समाधान देते हैं, यानी हल बताते हैं कि समस्या तो है ही है। जैसे कृषि के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि खेती को हम बंद कर देंगे, खेती को बंद कर देंगे तो लोग खाएंगे क्या, है ना। तो समाधान हमें करना होगा और समाधान में यही है कि जलवायु परिवर्तन जिस रफ्तार में हो रहा है तो हमें धारणीय कृषि, सतत कृषि पर काम करना होगा। उसके साथ साथ हमें जो संसाधन है उन पर विचार करना होगा, क्योंकि कृषि संसाधन विहीन होकर नहीं काम कर सकती। और दूसरी बात यह कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, उसका समावेश अपने कृषि क्षेत्र में करना होगा। तो इसकी प्रस्तावना को अगर आप शुरू करेंगे तो उसमें आप ये कृषि का परिचय लिखिए, कृषि के महत्व को दर्शाती हुई कोई कविता भी लिख सकते हैं। ठीक है, कविता यहाँ बढ़िया काम करेगी तो उसको आप लिख सकते हैं। तो कृषि के महत्व को दर्शाती हुई कोई कविता लिख दीजिए। महाकवि घाघ की जो पंक्तियां और माघ की जो पंक्तियां हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका प्रयोग करके भी आपको इसमें प्रॉफिट होगा, यानी आप अच्छे तरीके से चीजों को लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ आपने देखा। अच्छा, एक बात और है, भारतीय कृषि जो है वो देश की अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ रही है, ये तो पक्की बात है ना। तो बात आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, निबंध को शुरू करने के बहुतेरे तरीके होते हैं, कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जिनको कि आप आजमा सकते हैं और उससे आपको फायदा होगा, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं कि भारतीय कृषि सदियों से देश की अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ रही है। परंपरागत खेती ने भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है, लेकिन बदलता हुआ जो समय है, बदलता हुआ जो वक्त है, उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने कृषि को आधुनिक बनाने का प्रयास किया है, लेकिन वो प्रयास पर्याप्त नहीं है, उसमें और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रयास जो हम कर रहे हैं वो वास्तव में सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो प्रयास पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, जो प्रयास हो रहे हैं अगर पर्याप्त होते तो कृषि की दशा कहिए सुधर गई होती, लेकिन ऐसा नहीं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि आधुनिकता का दौर आ गया है, मतलब आधुनिक दौर चल रहा है, आधुनिक का मतलब आज का समय, और बीता हुआ समय गुजर चुका है, कृषि अभी भी बीते जमाने में जी रही है। बदलाव तो हो रहे हैं लेकिन बहुत धीमी रफ्तार में, तो वो संक्रमण का जो दौर है उसको थोड़ा छोटा करने की आवश्यकता है, उसकी अवधि को घटाने की आवश्यकता है। आप ये भी लिखिए कि हरित क्रांति, अब हमने जो प्रारूप बनाया उसमें तय किया कि हरित क्रांति की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे, है ना।
हरित क्रांति की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई कि हरित क्रांति जो है वो प्रोडक्शन तो बढ़ा देती है, उत्पादन तो बढ़ा देती है, लेकिन इससे पर्यावरण को बहुत सारी खामियां झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। मतलब बेतहाशा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, बेतहाशा जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल, ये सब करके हम अपनी मिट्टी को खोखला बना देते हैं और जलवायु को प्रदूषित कर देते हैं। और जिस हिसाब से हम मिट्टी की पोषकता का, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसका दोहन करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि मिट्टी निर्जीव होने लगती है। आप देखेंगे कि हरित क्रांति के प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर अब मिट्टी में रेह बनने लगी है, यानी ऊपरी परत में नमक आ गया है। सिंचाई के अवैज्ञानिक तरीकों का ये परिणाम है। तो बहुत तरह से नुकसान होता है हरित क्रांति का, और उसके साथ साथ एक सामाजिक नुकसान भी होता है कि हरित क्रांति में कुछ किसान तो मालामाल हो जाते हैं, जो बड़े वाले हैं, लेकिन जो छोटे या निम्न किसान थे उन्हें कोई खास फायदा नहीं होता है। अनाज भंडार एकदम भर भर कर भर जाता है सरकार का, देश को खूब खाद्यान्न प्राप्त होता है, लेकिन किसानों का एक बड़ा वर्ग इससे वंचित रह जाता है या उसको उस हिसाब से लाभ नहीं मिलता है। तो ये चीज भी इसमें जोड़िए। और अब ये बताइए कि तकनीकी नवाचार और ड्रिप सिंचाई, ये सब जो चीजें हैं इनको अपनाने की जरूरत है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो भी खेती को कुशल बना सकता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो उसका हम कृषि में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ई नाम और किसान एप्लीकेशन जो है, इसने बाजार तक पहुंच को भी आसान बनाया है। ई नाम के माध्यम से किसानों को एक बाजार, डिजिटल बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। बिचौलियों की जो भूमिका है वो समाप्त हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों पर आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये लिखिए, ये नई टेक्नोलॉजी सपोर्ट तो करेगी, उसके साथ आप क्या जोड़ेंगे कि चुनौतियाँ क्या हैं। तो चुनौतियाँ ये हैं, चुनौतियों पर ही अभी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब चुनौतियों पर थोड़ा विस्तार से लिखेंगे। तो चुनौतियाँ असल में ये हैं कि जोतों का विखंडन है, जोतें जो है वो एकजुट नहीं है। उसके साथ साथ पानी का संकट है, अब पानी की जो उपलब्धता है वो पहले के समान नहीं रह गई है। जलवायु परिवर्तन और किसान की आय, किसान की जो आमदनी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो ये भी एक समस्या है, ये एक बड़ी समस्या है। तो इन सब चीज़ों को दिखाइए। हरित क्रांति के जो दुष्प्रभाव हैं उनको भी आप चुनौतियों में डाल सकते हैं। आप ये भी डाल सकते हैं कि किसानों का रुझान जो है वो खेती के प्रति कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उससे फायदा नहीं हो रहा है, जितनी लागत लगा रहे हैं उतनी भी वसूल नहीं हो रही है, और बदलता हुआ मौसम इसमें और चार चांद लगाने का काम कर रहा है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि सतत कृषि को अपनाया जाए भाई, जैविक खेती की जाए, किसान केंद्रित नीतियां बनाई जाए, नीतियां ऐसी हों कि व्यवहारिक हों, किसानों के हर तबके को उसका फायदा हो, न कि सिर्फ बड़े वालों को। ये तो अपने देश वाली वही दशा हो गई कि पूंजी का संकेंद्रण चंद लोगों के हाथ में है, बाकी जनता फटेहाल है ना। तो किसानों की भी वही दशा है, कुछ बड़े वाले किसान हैं और बाकी जो है वो एकदम निम्न है, और वो कृषि को छोड़ने का विचार कर रहे हैं। खेत खत्म होते जा रहे हैं, खेती के प्रति जो लगाव है वो भी नष्ट होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का समाधान समय रहते करने की आवश्यकता है, तभी जाकर ये जो संक्रमण का दौर है ये गुजर जाएगा और कृषि आधुनिकता की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो इसमें इतना ही।